मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार एवडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का होने वाला है। इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड परफेक्ट क्लास होने वाला है। इस क्लास में हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे ही आधारित है, इसलिए आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में 100% हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उपयोग करके प्रश्न पत्र तैयार करता है और जो लेटेस्ट टॉपिक उठा के आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही न्यू पैटर्न और लेटेस्ट टॉपिक पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, हर एक प्रश्न को आप लोग बारीकता से सोल्व करना और बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को हमारे इस परिवार के माध्यम से सुबह भी आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है और शाम को, ताकि आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तो आपका नंबर 100% इंक्रीज होगा, और जब आपका नंबर इंक्रीज होगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और यह तब होगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे, वैसे प्रश्न पे जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो। समझिए हमारी बात को सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब प्रश्न पे। तो देखो, पहला प्रश्न समझना क्या करा है भाई। प्रश्न नंबर 1 देखो, करा यदि HOUSC हाउस का कोडवर्ड इतना है तो इतना का कोड क्या होगा। देखो, पहला प्रश्न जो है वह कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यदि इतना का कोडवर्ड इतना है तो इतना का क्या होगा। जब भी ऐसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे, तो इस तरह से सोचना, इस तरह से समझना सबसे पहले कि आखिर इतना का कोडवर्ड इतना लिखा तो लिखा कैसे। जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या है भाई, H है, O है, U है, S क्या है, U है, फिर S है और E है। और इतना का कोडवर्ड क्या लिखा मैं भाई, तो 10 लिखा, फिर क्या लिखा, 17 लिखा, फिर क्या लिखा, 23 लिखा, 21 लिखा, और फिर क्या लिखा, 7 लिखा। इतना का कोडवर्ड इतना लिखा। अब हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखने के लिए वह कौन सा लॉजिक का उपयोग किया, कौन सा यहाँ पे मेथड का प्रयोग किया। इसको हमें पता लगाने के लिए, इसको अगर हम पता कर लेंगे तो फिर यहाँ पे हम वही लॉजिक अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा कि आखिर यहाँ से इतना लाया तो कैसे लाया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी के अल्फ़ावर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे H का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 8 होता है, O का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15, U का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 21 और S का 19 और E का कितना होता है भाई, तो E का 5 होता है। इतना तो सभी विद्यार्थी जानते हो। अब यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाना शुरू कर दो। कैसे भाई, तो इस तरह से कि देखो, H का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 8 है, लेकिन इसका कोडवर्ड क्या लिखा है भाई, तो 10 लिखा। यानी क्या किया, तो +2 किया, 8 में +2 किया, 10 लिखा। फिर O का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15 लेकिन 17 लिखा तो +2 किया। U का 21 लेकिन 23 लिखा, +2 किया। S का 19 लेकिन 21 लिखा, +2 किया। और E का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 है लेकिन 7 लिखा तो +2 किया। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए हो ना कि क्या लॉजिक लगाया है, कि इतना का कोडवर्ड इतना लिखने के लिए हाउस का सभी अल्फ़ावर्ड पोजीशन में 2-2 जोड़ा और उसके बाद जो आया वह कोडवर्ड तैयार कर दिया। तो उसी प्रकार इसके अल्फ़ावर्ड पोजीशन में +2-2 2-2 करके हम राइट आंसर प्राप्त नहीं कर लेंगे, करेंगे ना। तो देखो समझना, यहाँ पे क्या है भाई, P है, R है, फिर E है, फिर S है, फिर E है, N है, T है, इतना है। अब इतना को हमें क्या करना है कि सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन में 2-2 जोड़ना है। जैसे देखो, P का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 16 होता है, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 कितना होगा भाई, 18। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 18 होगा ना। फिर देखो R का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है, तो R का 18 होता है। 18 में भी क्या जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे तो 18 2 क्या होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे 20 होगा। फिर देखो क्या है, E का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो यहाँ पे क्या होगा, 7। फिर देखो S का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 19 और 19 में प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 21, यानी यहाँ पे क्या होगा, 21 होगा। फिर देखो E का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5
ई का कितना होता है 5, और 5 में भी 2 जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, तो यहाँ पे क्या होगा 7 होगा। फिर देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, 14 में प्लस 2 जोड़ेंगे, 14 2 कितना होगा 16, तो यहाँ पे 16 होगा। और फिर देखो टी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20, और 20 में जब 2 जोड़ेंगे तो 20 और 2 कितना होगा भाई 22 होगा। यानी हमें यहाँ पे कितना कितना आया, तो 18 20 7 21, देखो कितना आया 18 आया, फिर 20 आया, फिर 7 आया, फिर 21 आया, और फिर यहाँ पे कितना आ गया भाई, तो फिर 7 आया, और फिर 16 आया, और फिर कितना आया, तो फिर यहाँ पे 22 आया। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, 18 20 7, और फिर क्या है 21 7 16 22। देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है हमारा राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई किया समझ रहे हो, उसके बाद राइट आंसर बिल्कुल आप लोग आसान तरीक़ा से प्राप्त कर लिए हो। तो इस तरह से आप लोग को सोल्व करना है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, समझो। 2 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, लेकिन इसमें हमें कैसे सोचना है, कैसे लॉजिक लगाना है, समझो। करा है बॉक्स BOX का कोड वर्ड 41 यानी 41 है, मैप का कोड वर्ड 30 है, तो राइट का कोड वर्ड जो होगा वह क्या होगा, किस तरह से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। तो देखो इस तरह से हमें सोचना होगा कि सबसे पहले बॉक्स का कोड वर्ड 41 लिखा, तो लिखा कैसे, यही ना हम पहले सोचेंगे। तो देखो क्या है BOX, और इतना का कोड वर्ड कितना लिखा भाई, तो यहाँ पे लिखा 41, कितना लिखा 41। अब देखो इतना से इतना लिखा, तो कैसे लिखा, कैसे सोचेंगे। तो देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, और X का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है। अब यहाँ पे आप लोग सोचो कि इतना से आप लोग 41 लाओगे, तो इन तीनों में आपस में कैसे कैलकुलेशन करोगे, तो हमें यही सोचना है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, यानी इन तीनों अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ते हैं, तो देखो कितना आता है भाई, तो 4 और 5 9, और 9 और 2 11 के 1 बाकी 1, और फिर 2 1 3, और 3 1 बकाया 4, देखो 41 आया, यानी 41 आया। यानी क्या किए कि इन तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़े ना, तो हमें ये 41 यानी इसका कोडवर्ड पता चल गया। अब इसी प्रकार इसमें हमें देखना होगा। तो यहाँ पे क्या है भाई M, क्या है M है, A है, P है। अब हमें इतना को कितना लाना चाहिए 30 आना चाहिए। तो देखो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13, A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1, और P का 16। अब हम क्या करेंगे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे। तो देखो 13 और प्लस 1 14, और 14 और 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आएगा। देखो यहाँ पे 30 है, बोलोगे जी सर। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त करेंगे ना। तो देखो क्या है भाई, तो R है, A है, और T है। अब हमें क्या करना है, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। R का 18 प्लस का A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 प्लस T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20। अब हमें क्या करना है, तो तीनों को जोड़ना है। कैसे, तो देखो 18 प्लस का 1 19, और 19 और 20 कितना होगा भाई, तो 19 और 20 39 होगा, 39 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया कि सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ दिया, हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलो 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है। तो 3 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट की जगह क्या होगा। अब देखो इसमें क्या एग्जामिनर खेला है ना आप सभी के माइंड से। यहाँ पे कह रहा है कि अल्फ़ा वर्ड भी सीरीज अथी में है, यहाँ पे प्रश्न में है, और संख्या भी प्रश्न में है। यानी दो का आप सभी को क्या करना है, लुप्त संख्या बताना है। जैसे देखो B है, D है, F है, ये अल्फ़ा वर्ड है। संख्या देखो 3 है, 6 है, इस तरह से। अब दोनों को हमें यहाँ पे पता करना होगा। तो कैसे करना है, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि जिसमें अल्फ़ा वर्ड भी हो और संख्या हो, तो पहले आप लोग संख्या को सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे देखो यहाँ पे 3 है तो 6 है, फिर 5 है 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर 7 है 9 है, तो 16 है। तो हमें सोचना होगा कि 3 और 6 आया, तो आया कैसे। तो देखो अगर मैं इस 3 को और इस 3 को आपस में जोड़ता हूँ, तो 3 और 3 देखो 6 आ रहा है।
फिर देखो इस 7 को और इस 9 को आपस में जोड़ता हूँ तो 9 और 7 16 आ रहा है ना। उसी प्रकार जब यहाँ पे 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, यानी यहाँ पे संख्या की बात करें तो यहाँ पे संख्या 11 होना चाहिए, संख्या 11 होना चाहिए। तो पहले देखो ऑप्शन सी तो कट गया, ऑप्शन डी कट गया, अब बचा ऑप्शन ए और बचा ऑप्शन बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ाबेट को देखेंगे इस तरह से कि जिस प्रकार यहाँ पे बी है, डी है, एफ है, एच है, जे है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे एन है, पी है, आर है। तो उसी प्रकार हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी हमें पता करना होगा ना। तो कैसे करेंगे, तो जब भी अल्फ़ाबेट से इस तरह से आ जाए ना तो पहले आप लोग इसमें लॉजिक पता करने के लिए आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है, डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और एफ का 6 होता है, समझना। एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, इसको तो हमें पता करना है। फिर देखो एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है और पी का 16 होता है और आर का 18 होता है। अब यहाँ पे आप लोग इस तरह से समझना, इस तरह से लॉजिक लगाओ कि देखो बी से कहाँ जा रहा है, डी पे, यानी समझना बी से डी जा रहा है और डी से कहाँ जा रहा है, एफ पे। तो देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और डी का 4 और एफ का 6। तो देखो कि 2 से 4 गया तो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, यानी बी से डी पे गया, यानी 2 अल्फ़ाबेट पोजीशन बढ़ गया। बी के बाद देखो सी और डी 2 बढ़ा ना। फिर देखो डी से एफ पे गया, यानी 4 से 6 पे गया तो क्या हुआ, प्लस 2 हुआ। तो देखो डी के बाद क्या होता है, ई, और ई के बाद एफ, यानी डी से एफ पे गया यानी 2 बढ़ गया, बढ़ा ना 2। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो एन से कहाँ पे गया, पी पे, तो एन का 14 और पी का 16, तो 14 से 16 गया। तो देखो यहाँ भी क्या हुआ भाई, यहाँ भी प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ ना। तो देखो एन से पी पे गया तो प्लस का 2 हुआ। फिर देखो पी से कहाँ पे गया, आर पे, तो पी का 16 और आर का 18, तो 16 से 18 गया तो क्या हुआ भाई, प्लस का 2 हुआ। देखो पी से आर पे गया यानी प्लस का 2। तो देखो इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2। तो हमें एच से कहाँ जा रहे हैं, तो देखो एच से जे पे जा रहे हैं, और एच का देखो 8 है और जे का 10, तो 8 से 10 पे जा रहे हैं, तो यहाँ भी प्लस का 2 कर रहे हैं ना। तो जे से अगले पद पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में हम पुनः 2 जोड़ेंगे। अब देखो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 होता है और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, और 12 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो 12 जो होता है वह एल का होता है, यानी यहाँ पे एल होगा, क्या होगा, एल होगा। और एल कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर बी में, एल 11, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो समझ रहे हो इसमें क्या करना है ना, पहले आप लोग संख्या को पहले सॉल्व कर लो। तो देखो संख्या में हमें 11 आया था, तो ये ऑप्शन ये होगा और या फिर ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन ई होगा। लेकिन यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट दोनों का चेंज है, इसके लिए हमें अल्फ़ाबेट वाले भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया, फिर लॉजिक लगाया, तो देखो हमारा राइट आंसर आ गया। कितना आसान से आ गया, समझ रहे हो ना यहाँ तक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें भी आप सभी को वही कर रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर बताना है कि आखिर इस भाट के जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा और किस तरह से होगा, आप लोग को सोचना होगा। तो देखो जिस तरह से हमें यहाँ पे 80 आया, जिस तरह से हमें यहाँ पे 207 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट आंसर प्राप्त नहीं करेंगे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा कि 12 और 8 को आपस में इस तरह से कैलकुलेशन किया है जिस तरह से 80 आया, तो किस तरह से किया है वही तो हमें पता करना है ना। तो देखो हम कैसे सोच सकते हैं कि 12 और 8 से हम 80 ला सकते हैं। तो देखो अगर मैं इस तरह से सोच सकता हूँ, समझना कि 12 और 8 को पहले हम जोड़ते हैं, तो देखो 12 8 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 20, समझना हमारी बातों को। और फिर 12 और 8 को घटाते हैं, तो 12 और 8 को घटाएंगे कितना आएगा भाई, तो 12 और 8 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 4। कितना प्राप्त होगा, 4, यहाँ पे 4 होगा। और फिर इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, तो देखो 20 × 4 20 × 4 80, देखो यहाँ पे 80 आया ना,
बोलोगे जी सर। यानी क्या लॉजिक लगाया, अब आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या किया ना कि पहले दोनों को जोड़ा, ठीक है, फिर दोनों को घटाया, ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों को गुना कर दिया और जो आया ना वह यहाँ पे नीचे लिख दिया। यानी 80 आया तो 80 नीचे लिख दिया। समझ रहे हो। अब यही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है। पहले 16 और 7 को जोड़ना है। तो देखो 16 और 7 को जोड़ोगे कितना होगा भाई, तो 16 और 7 23 हुआ। और फिर 16 और 7 को क्या करना है, घटाना है। तो 16 और 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और उसके बाद दोनों को गुना करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो 9 तिया का 27, बाकी 2, 9 दूना 18, 18 2 20, 207। देखो 207 आया। बोलोगे जी सर आया। अब यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है किसमें भाई, तो इसमें अप्लाई करना और राइट आंसर पता करना है। तो देखो दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो 25 और 21 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 1 6 और 2 और 2 4, यानी 46 आया। और फिर दोनों को घटाएंगे तो 25 में हम 21 को घटा देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 4। और फिर क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। अब देखो क्या हुआ, तो 6 गुने का 4 24, बाकी 2, और 4 गुने 4 16, और 16 और 2 कितना होता है भाई, 18। यानी 184, जो यहाँ पे क्या होगा, 184, यानी 184 बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 5 नंबर का प्रश्न है। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आप सभी से पूछा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम यानी बताना होगा ना कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा। ये आप सभी को बताना होगा कि कौन होगा फाइनल अंत में। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए भाई, क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो न्यू स्टूडेंट हो ना, आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर देना, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को सुबह वाले और शाम वाले दोनों का क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप लोग तो देख लिए हो यहाँ पे प्रश्नों का पैटर्न कि किस तरह से यहाँ पे हमें प्रश्न का संग्रह किया जाता है, उसके बाद सोल्व किया जाता है। यानी सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे 100% आप सभी को यहाँ पे हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के पैटर्न पे आधारित हैं। तो यहाँ पे तो हेल्पफुल होगा ही अगर ऐसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करते हो तो। इसलिए इस परिवार के माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो जाना, यानी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और जितने भी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, देखो प्रश्न को क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यहाँ पे हमें बताना होगा सबसे पहले कौन, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ये हमें सोचना होगा ना। तो आप लोग सोचो सबसे पहले क्या होगा, नवजात शिशु, वयस्क, बालक, वृद्ध या किशोर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या प्राप्त करोगे, किस तरह से सोचोगे, तो देखो इस तरह से आप लोग सोचना और इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या करा है भाई, तो सबसे पहले हम किस तरह से सोचेंगे, तो सबसे पहले हम इस तरह से सोचेंगे यहाँ पे कि देखो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले नवजात शिशु होगा, यानी 1। मान लिया क्या होगा भाई, तो सबसे पहले नवजात शिशु यानी 1 होगा। नवजात शिशु से जब आप लोग थोड़ा सा इसे विकास होगा, यानी इसमें जब थोड़ा सा विकास होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा किशोर अवस्था में आ जाएगा, यानी 5। यानी क्या हो जाएगा, तो किशोर अवस्था में हो जाएगा, यानी 5। फिर देखो जब किशोर अवस्था से थोड़ा सा विकास होगा ना, थोड़ा सा इसमें वृद्धि होगा, फिर क्या हो जाएगा भाई, तो ये बालक अवस्था में आ जाएगा, यानी 3 नंबर। और जब यह बालक अवस्था से जब और ज़्यादा विकास होगा तो यह क्या हो जाएगा, वयस्क अवस्था में आ जाएगा, यानी वयस्क। और जब वयस्क हो जाएगा उसके बाद और ज़्यादा वृद्धि होगा, विकास होगा, तो यह वृद्ध अवस्था में चला जाएगा, यानी 4 नंबर। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, 1 5 3 2 4, 1 5 3 2 4 बोले तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो नवजात शिशु, इससे विकास हुआ तो फिर किशोर अवस्था में, इससे और विकास हुआ तो बालक अवस्था में, और इससे और विकास हुआ तो वयस्क, और वयस्क के बाद वृद्ध अवस्था में। समझ गए हो।
चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई, तो 6 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, डाइस वाले प्रश्न है। यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पे देखो करा है ना, डी अक्षर अंकित है, ठीक है, उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा। यानी आप सभी को बताना होगा ना कि यहाँ पे डी जो अंकित है ना, उसके विपरीत वाले सतह बताना होगा कि क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है, 2 डाइस दे रखा है। यहाँ पे आप सभी को देखो कि कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है, जैसे ये कुछ स्थितियाँ हैं, यानी दोनों के पासा के कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है। अब बताना होगा कि डी देखो यहाँ पे जो अंकित स्थिति है ना, इसके विपरीत सतह पे क्या होगा, जो बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो जब भी 2 पासा दे दिया जाए और विपरीत पूछे ना, तो सबसे पहले आप लोग लॉजिक ये लगाना कि आखिर इन दोनों पासा में जो है कॉमन कौन सा भाग दिख रहा है, कौन सा यहाँ पे स्थितियाँ जो है कॉमन है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे बी जो है और यहाँ पे बी है, दोनों पासा में कॉमन स्थिति है। और देखो कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। यानी क्या करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे जब भी हमें 2 पासा में एक एक स्थितियाँ कॉमन दिखे ना, तो क्लॉकवाइज चलना। यानी इधर से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो इस तरफ होगा, और इधर से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम इस तरफ जाएंगे, यानी क्लॉकवाइज चलना है। अब देखो हमें क्या करना है, तो इस तरह से सोचना है। यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। बी के बाद क्या आया, सी आया, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। सी के बाद क्या आया, डी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। समझ रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। बी के बाद क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। और ई के बाद यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। समझ रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, तो इस तरह से समझना है कि यहाँ पे देखो कि डी का विपरीत कौन होगा, ए, और ए का विपरीत डी होगा। सी का विपरीत ई होगा, ई का विपरीत कौन होगा, सी होगा ना। अब हमें बताना है प्रश्न क्या कर रहा है, तो प्रश्न देखो कर रहा है ना, डी अक्षर अंकित है उसके विपरीत, यानी डी के विपरीत बताना है। तो डी का विपरीत क्या होगा भाई, तो डी का विपरीत देखो ए होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर। तो बोलोगे सर अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि सर बी का विपरीत आप लोग नहीं बताए हो, बी का क्या है, तो देखो बी हमें प्रश्न में नहीं पूछा, हमें प्रश्न में पूछा डी का विपरीत। तो डी का विपरीत देखो ए है। अगर आप लोग को डी अगर पूछ दे कि बी का विपरीत क्या हो, कई ऐसा पेपर है जिसमें से बी का भी पूछ दिया है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे ढूंढोगे, तो देखो समझना, एक पासे में 6 स्थितियाँ होता है, 6 स्थितियाँ से ज़्यादा नहीं होता है। अब देखो इसमें से देखो ए का उपयोग कर लिए हो, देखो समझना, यहाँ पे ए का उपयोग किए हो, डी का उपयोग किए हो, सी का, ई का, बी का, देखो यहाँ पे एक एक के सभी का उपयोग कर लियो। अब देखो यहाँ पे कि आप किसका उपयोग नहीं किए हो, तो देखो एफ का जो यहाँ पे एफ है ना, एफ का आप लोग उपयोग नहीं किए हो ना, यानी बी का जो विपरीत होगा एफ होगा। लेकिन हमें इस प्रश्न में एफ से मतलब नहीं है, बी से मतलब नहीं है, हमें क्या है, डी से मतलब, यानी डी का विपरीत कौन है, तो डी का विपरीत देखो ए है। ऑप्शन हमारा राइट आंसर ए होगा। लेकिन ये तो अगर पूछ दे कि बी का विपरीत क्या होगा, तो एफ होगा। इस तरह से आप लोग समझ रहे हो ना। चलो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे समझना। 7 नंबर का क्या प्रश्न पूछना चाहता है आप सभी से, तो देखो कर रहा है कि कार, स्कूटर और लाल, यानी इन तीनों में आप सभी को कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। क्या बता सके, एक साथ सही संबंध। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना और इस तरह से समझना। करा है कार, स्कूटर और लाल। समझना, अगर मैं लाल के लिए एक गोला बनाता हूँ, किसके लिए, लाल के लिए एक गोला बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो जब हम कार की बात करें ना, तो कुछ कार लाल होता है, सभी कार लाल नहीं होता है, कुछ ही कार जो होता है लाल होता है। अगर हम स्कूटर की बात करें तो यह कुछ स्कूटर लाल होता है, कुछ ही, सभी स्कूटर लाल नहीं होता, यानी कुछ ही स्कूटर जो होता है वह लाल होता है। अब देखो अगर हम कार की बात करें और स्कूटर की बात करें तो इसमें कोई संबंध है नहीं ना, क्योंकि कार एक अलग है और स्कूटर एक अलग है, यानी दोनों अलग अलग होगा, लेकिन लाल का कुछ कुछ भाग होगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। समझ रहे हो, आपका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न। इसमें आप सभी को कैसे सोचना है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि शब्दों का सही संबंध बताएं। क्या करना है हमें, तो हमें शब्दों का सही संबंध बताना है। किस तरह से, तो इस तरह से सोचना है कि शक्ति का संबंध जिस प्रकार बाट से, समझना, शक्ति का संबंध जिस प्रकार बाट से है तो आयतन का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। यहाँ पे आप लोग कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना कि शक्ति का मात्रक जो होता है, शक्ति का मात्रक जो होता है वह क्या होता है भाई, बाट होता है ना। उसी प्रकार जब हम आयतन की बात करें तो आयतन का मात्रक क्या होता है भाई, तो आयतन का मात्रक जो होता है वह होता है लीटर। यानी राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा, लीटर होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है भाई, तो देखो कर रहा है ना सहदृशता पूर्ण कीजिए। यानी बताना होगा कि जो भाट वाले यहाँ पे है ना इसके जगह क्या होगा। यानी इसमें भी संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को अल्फा वर्ड से संबंध बताना है। कैसे, तो देखो सी और डी से जिस प्रकार जी ए बना है ना, तो पी क्यू से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, आप लोग को सोचना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि रीजनिंग का कोई भी चैप्टर से अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग करके आपका एग्जाम में प्रश्न आ जाए और कोई भी यहाँ पे लॉजिक ना समझ में आए, तो अंत पोजीशन में आप लोग क्या करना कि सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिख के उसके बाद लॉजिक लगाना। जैसे सी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 3 होता है, डी का 4 होता है, जी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 7 होता है और ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 होता है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे लॉजिक लगाना शुरू करो। कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचो कि यहाँ पे सी से जी पे गया, यानी सी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 3 और जी का 7, तो 3 से 7 पे गया तो क्या हुआ, बोलोगे सर यहाँ पे 4 जोड़ा। क्या किया, प्लस का 4 जोड़ा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आएगा। अब उसी प्रकार देखो डी से कहाँ पे गया भाई, ए पे, यानी डी का 4 और ए का 1, तो 4 से 1 पे गया तो यहाँ पे प्लस का 3 किया, यानी पहले वाले में 4 जोड़ा, दूसरे वाले में 3 जोड़ा, 3 को क्या किया, माइनस किया, सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कि डी से ए पे गया, यानी 4 से 1 पे गया तो क्या किया, माइनस का यहाँ पे क्या किया, तो माइनस का 3 किया, यानी पहले में 4 जोड़ा और फिर दूसरे में 3 को क्या किया, घटा दिया। समझ रहे हो। उसके बाद देखो यहाँ पे P का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, तो यहाँ पे समझना P का अल्फ़ाबेट पोजीशन जो होता है वह 16 होता है, Q का अल्फ़ाबेट पोजीशन 17 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सोचना होगा कि P से जब हम पहले पद पे निकालेंगे तो देखो क्या कि यहाँ पे प्लस का 4, तो यहाँ पे हम भी प्लस का 4 करेंगे, यानी P का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 4 जोड़ेंगे, यानी 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20, और 20 जो होता है ना वह T का होता है, यानी यहाँ पे T होगा। अब उसी प्रकार Q का अल्फ़ाबेट पोजीशन 17, और 17 में हमें क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3 घटाया है ना, तो यहाँ पे भी हम 3 घटाएंगे। अब 17 में जब हम 3 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 14, और 14 जो होता है वह अल्फ़ाबेट पोजीशन N का होता है, यानी यहाँ पे N होगा। अब आप लोग बताओ T और N कौन सा ऑप्शन में है, तो T और N देखो ऑप्शन नंबर किस में है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है और किस तरह से। देखो 10 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। इसमें आप लोग समझना, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रश्न आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं कि आप लोग जिस प्रश्न को जानते हो वैसे ही प्रश्न पे आप लोग प्रैक्टिस करो, नहीं, तो फिर आपको फ़ायदा क्या होगा प्रैक्टिस लगाने से। प्रैक्टिस वैसे प्रश्न पे लगाओ कि जिससे हर प्रश्न से हमें कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त हो, कुछ ना कुछ नया सीखे, तभी तो आप सभी के एग्ज़ाम में यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तभी तो, क्योंकि एग्जामिनर आप सभी को जो जानते हो वो तो देगा नहीं, वह ऐसा प्रश्न उठा के देगा जो थोड़ा उसमें अलग लॉजिक लगा रहेगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए आप लोग वैसे प्रश्न पे प्रैक्टिस करना जिसमें
आप लोग कुछ सीख सको। ये नहीं कि सिंपल है सभी को सोल्व कर दिया सर इतना बाई इतना आ गया, नहीं, कुछ सीखने की कोशिश करना। जैसे कि समझो, देखो इसमें देखो क्या करा है इसमें भाई, कर रहा है ना कि f जो है f s और d का पिता है। देखो f जो है वह किसका किसका पिता है, तो s का भी पिता है और d का पिता है। यानी s और d का पिता कौन है भाई, तो s और d का पिता देखो f है और f पिता है, तो ये पुल्लिंग होगा यानी प्लस होगा। वही ना करा है, f जो है s और d का पिता है। इतना समझ गए हो। आगे देखो क्या करा है, कर रहा है D की बुआ की बेटी E है। अब बताओ D कहाँ है, यहाँ है, और D की बुआ। अब बताओ बुआ होने के लिए क्या होगा भाई, तो बुआ होने के लिए पहले पिताजी का बहन होना चाहिए। पिताजी के बहन को ही क्या कहा जाता है, बुआ कहा जाता है। यानी पहले पिता का बहन होना चाहिए, यानी पिताजी का क्या होना चाहिए भाई, बहन होना चाहिए। ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, डी की बुआ। अब देखो ये कौन हो गया, तो डी के बुआ हो गया, हुआ ना। अब कर रहा है डी की बुआ की बेटी ई है, और डी के बुआ की बेटी कौन है भाई, ई है, और ई बेटी है यानी स्त्रीलिंग है यानी माइनस होगा। इतना समझ रहे हो, इतना समझ गए हो। अब आप लोग क्या करो, तो अब आप लोग प्रश्न पे आवो। प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है, कर रहा है कि f का e से क्या संबंध है, यानी e जो है f को क्या कहेगा। यानी देखो e यहाँ है, e यहाँ है और f कहाँ यहाँ है, यानी e जो है इस f को क्या कहेगा। तो देखो e जो है f को क्या कहेगा, तो देखो e की माँ कौन है, e की माँ ये है, ये है, और माँ का ये कौन है, तो माँ का ये कौन हो गया भाई, भाई हो गया। अब समझना कि माँ यहाँ पे कि माँ के भाई को क्या कहा जाता है, तो माँ के भाई को क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मामा होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो ना, यानी कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त करना होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है और किस तरह से हमें सोचना। यहाँ पे कर रहा है ना 11 नंबर का प्रश्न में कि आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। यानी हमें फिगर को काउंट करना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। समझ रहे हो, तो कैसे सोचोगे, तो देखो समझना। सबसे पहले है आप लोग त्रिभुज को काउंट करना सीखो इस तरह से। देखो इसमें क्या है, तो सबसे पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करो। देखो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज, फिर देखो ये एक त्रिभुज हुआ, उसके बाद देखो ये एक त्रिभुज हुआ, ये दो त्रिभुज हुआ, ये एक हुआ, ये दो हुआ, और फिर देखो एक और, देखो ये एक त्रिभुज हुआ, ये कौन हो गया, तो ये 3 त्रिभुज हुआ, और ये देखो एक कौन त्रिभुज हुआ, ये एक 4 त्रिभुज हुआ। इसमें ओवरऑल 4 त्रिभुज हुआ। और देखो यहाँ पे एक बड़ा वाला त्रिभुज की बात करें तो ये क्या हुआ, 5 त्रिभुज हुआ। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, तो 5 है। यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। और कहीं दिख रहा है नहीं ना, यानी इस आकृति में ओनली 1 कितना त्रिभुज है, तो 5 त्रिभुज है। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई, कर रहा है यहाँ पे दे रखा है प्रश्न आकृति और यहाँ पे दे रहा है उत्तर आकृति। यहाँ पे बताना होगा कि जिस प्रकार ये आकृति बना है, जिस प्रकार ये बना है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, और जिस प्रकार ये बना है। और यहाँ पे जो आकृति बनेगा ना, इस उत्तर आकृति से आप लोग को उठा के यहाँ पे रखना है, जो कि बिल्कुल सही हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग इस प्रकार से सोल्व करना समझो। देखो सबसे पहले देखो पहला आकृति कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है, और दूसरा आकृति देखो। अगर हम पहला आकृति में हम पहले देखो, इसमें भी देखो एक वृत्त है, गोला है, इसमें भी एक वृत्त है, इसमें भी एक वृत्त है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक वृत्त होना चाहिए। यानी इस प्रकार से यहाँ भी एक क्या होगा, वृत्त होगा। और देखो इसमें भी इस तरह से 2-2 रेखा क्रॉस लगा है, तो इसमें भी क्या होगा भाई, 2 रेखा इस तरह से होगा ना।
इतना समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे इस तरह से समझना कि यहाँ पे देखो एक तीर लगा है, ये तीर यहाँ पे है और अगले फिगर में यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी क्या हो गया कि डायरेक्ट 90 डिग्री टर्न ओवर किया। देखो कहाँ था, यहाँ था तीर और यहाँ से कहाँ चला गया, तो देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो अगले फिगर में जब 90 डिग्री टर्न करेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ये तीर यहाँ पे। और जब अगले फिगर में टर्न ओवर करेगा तो इस तरह से होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, इतना समझ गए हो। चलो आगे देखना क्या कर रहा है भाई, आगे वाले पॉइंट को समझना। अगर हम इस वाले घर में बात करें तो इस वाले घर में देखो एक बिंदु है, गोला है, जो कि बीच में क्या है, खाली गोला है, खाली बिंदु है, यानी क्या है, तो यहाँ पे खाली गोला। जब हम इसके बाद वाले घर में अगले वाले फिगर में देखते हैं तो जस्ट नीचे वाले घर में आ जाता है, देखो नीचे वाले घर में आ जाता है। लेकिन यह खाली गोला जो है ना वह क्या हो जाता है, तो भरा हुआ गोला बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, तो खाली गोला, और इस वाले घर में आया तो भरा हुआ गोला बन जाएगा। तो अगले वाले फिगर में क्या होगा, तो अगले वाले फिगर में क्या होगा, अगले वाले घर में चला जाएगा, यानी इसके बगल वाले घर में जाएगा। और क्या होगा, तो देखो पहले खाली गोला था, फिर भरा हुआ हो गया, फिर इस घर में आएगा तो क्या होगा, खाली गोला बनेगा। और जब अगले वाले फिगर में जाएगा तो यानी ऊपर चला जाएगा, यानी अगले वाले घर में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भरा हुआ गोला। देखो यहाँ पे भरा हुआ गोला है ना। अब बताओ कि ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 तो कट गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब देखो गोला, तो देखो हमें खाली गोला चाहिए इस घर में, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, जो कि कौन बचा, ऑप्शन नंबर 4। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 12 नहीं 13 नंबर का प्रश्न देखो, 12 तो हो गया, 13 नंबर का देखो इसमें क्या करा है भाई, देखो समझना। यहाँ पे करा है ना आप सभी से कि यदि गुना का अर्थ घटाव है, भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे हमें क्या करना है, मान रखना है, यहाँ पे हल करना है। जैसे कि समझो यहाँ पे कितना है भाई, 19 है। फिर देखो भाग का अर्थ क्या करा है, जोड़, तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दो। फिर देखो क्या है, जोड़। अब देखो जोड़ का अर्थ क्या करा है, जोड़ का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, यहाँ पे क्या होगा 63। और फिर क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है जोड़। अब जोड़ का अर्थ क्या हमें बताना है, तो भाग लिखना है, यानी यहाँ पे हम भाग देंगे। फिर कितना होगा 21, यहाँ पे 21 हुआ। फिर देखो गुना का अर्थ क्या कर रहा है, घटाव, तो यहाँ पे आप लोग घटा दो, फिर क्या होगा 2। फिर देखो घटाव का अर्थ क्या कर रहा है, घटाव का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे आप लोग गुना दो और फिर क्या होगा 3। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करोगे, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 19 होगा, प्लस का जब हम 63 में 21 से भाग देंगे कितना आएगा भाई, 21 तिया का 63, 3 होगा, माइनस का। अब देखो जब भाग हो गया तो हमें गुना करना होगा ना। तो देखो 3 गुने का 2 कितना होगा 6। अब हमें क्या करना है, प्लस को जोड़ना है और माइनस को घटाना है। तो देखो 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 और 3 कितना होगा, तो 22 होगा, और माइनस का 6 करेंगे। अब 22 में जब हम 6 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो हमें 16 प्राप्त होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया कि जैसे जैसे हमें कहा ना वैसे वैसे किए, हमारा राइट आंसर आसान तरीका से आ गया। ठीक है, तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 14 नंबर का प्रश्न। इसमें आपसे भी से क्या पूछना चाहता है भाई, कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करें, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है ना। अब इन चारों ऑप्शन में आप सभी को सोचना है कि एक ऑप्शन जो है ना सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वही ऑप्शन को चयन करना है। 3 ऑप्शन एक समान है लेकिन एक क्या है, अलग है, और जो अलग है वही आपका राइट आंसर होगा। तो कैसे सोचोगे, तो समझना। यहाँ पे क्या है, बोकारो है, यहाँ पे क्या है, भिलाई है, और जमशेदपुर है, और यहाँ पे आगरा है। अब आप लोग बताओ कि इसमें 3 ऑप्शन कौन है जो एक समान है। तो देखो
अगर हम बात करें जमशेदपुर का, भिलाई का और बोकारो का, तो ये तीनों क्या है ना, ये तीनों जो है औद्योगिक स्थान है। क्या है? औद्योगिक। यहाँ पे हमेशा क्या होता है, कारोबार चलता है, औद्योगिक काम होते रहता है, समझ रहे हो। लेकिन जब हम बात करें आगरा का, तो ये आगरा कौन सा स्थान है, तो ये दार्शनिक स्थान में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी होता है सभी व्यक्ति क्या होता है, दार्शनिक। यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल के लिए। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे दूर दूर से यानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, इसीलिए यह जो हो गया ना दार्शनिक स्थान के क्षेत्र में आ गया। लेकिन बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर जो है यह औद्योगिक क्षेत्र में आ गया। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल सही आंसर। समझ गए हो। तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है। तो देखो 15 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले प्रश्न है। और इसमें आप सभी को इस तरह से सोचना होगा, कह रहा है यहाँ पे कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल रहा है। देखो इसमें सबसे पहले आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना होगा। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है। ऊपर की ओर क्या होता है भाई, उत्तर होता है। नीचे की ओर दक्षिण होता है, इधर की ओर पूरब होता है और इधर की ओर क्या होता है, पश्चिम होता है। इतना तो सभी विद्यार्थी समझते हो। अब आप लोग क्या आ जाओ, तो आप लोग प्रश्न पे आ जाओ। क्या कर रहा है, पीटर कोई लड़का का नाम है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। देखो यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, पीटर जिसका नाम है, 8 किलोमीटर कहाँ चला, पश्चिम की ओर। इस तरह से समझना, यहाँ पे पीटर है और पश्चिम की ओर चला, यानी किधर चला, इधर चला। कितना चला, तो 8 किलोमीटर यानी पश्चिम की दिशा ओर चला। कौन, तो पीटर, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, और दाएं मुड़ कर 3 किलोमीटर चला। यहाँ जब आया ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ गया, तो यहाँ से दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ेगा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और कितना चला, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर यहाँ पे मुड़ गया और कहाँ चला, तो दाएं की ओर चला। यहाँ से 3 किलोमीटर दाएं चला, इधर चला। आगे क्या कर रहा है कि वह फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। यहाँ जब पहुँचा ना, तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से दाएं फिर मुड़ा और फिर मुड़ा, और कितना चला, तो यहाँ पे 12 किलोमीटर चला। यानी यहाँ से दाएं इधर होगा और कितना चला, तो 12 किलोमीटर दाएं चला। यहाँ तक समझ गए हो सभी। अब प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग प्रश्न को समझना। प्रश्न करा कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। वह शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट देखो कहाँ किया था, पीटर यहाँ से चलना शुरू किया था, पहुँच गया है कहाँ, यहाँ पे। अब वह कह रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है वह आप सभी को बताना होगा। तो कैसे बताओगे, तो यहाँ पे इस तरह से समझना, इस तरह से सोचना कि यहाँ पे देखो कि ये कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो ये भी कितना होना चाहिए भाई, 3 किलोमीटर होना चाहिए। यानी ये 3 किलोमीटर हो गया। समझना हमारी बातों को। अगर हम ये दूरी की बात करें तो ये ओवर और दूरी कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। अगर हम ये दूरी की बात करें तो ये दूरी ओवरऑल कितना है, तो 8 किलोमीटर। अगर आप लोग समझना ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये की बात करें तो 12 में से 8 अगर चला जाएगा तो ये कितना बचेगा भाई, तो ये 4 किलोमीटर बचेगा। यानी ये कितना होना चाहिए, तो ये 4 किलोमीटर होना चाहिए ना, क्योंकि देखो इतना के इतना के बीच 8 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ 8 होना चाहिए। तो बाकी क्या होगा, बाकी 4 होगा। अब आप लोग यहाँ पे ये दूरी निकालो। तो कैसे यहाँ पे निकालोगे, यानी ये देखो क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी हाइपोटेनस हो गया। और आप लोग 12 में पढ़े होंगे कि कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर क्या होता है भाई, तो यहाँ पे कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर करके रूट निकाल दो जोड़ के, और जो होगा वह आपका हाइपोटेनस होगा। यानी देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और दोनों को जोड़ के रूट निकाल दो तो कितना होगा 25, और 25 का रूट कितना होगा 5। यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होगा ना वह 5 किलोमीटर होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। तो किस तरह से किए, तो जैसे जैसे कहा हम वैसे वैसे चलाएं, और यहाँ पे दूरी स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम बिंदु तक दूरी निकाल दिए। किस तरह से, तो कर्ण बराबर हमें राइट आंसर आ गया 5 किलोमीटर जो हमारा दूरी है। समझ गए हो।
तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 16 नंबर का प्रश्न। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है कर्म को पूर्ण करें। यानी यहाँ पे देखो श्रृंखला वाले प्रश्न दे रखा है, सीरीज वाले, और यह सीरीज किस प्रकार का है, तो यह जो सीरीज है ना संख्याओं का सीरीज है। अब यहाँ पे आप लोग को सोचना होगा और समझना होगा कि इस भाट के जगह क्या होगा, किस तरह से होगा। तो जब भी ऐसा श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए और वो भी संख्या वाले, तो सबसे पहले आप लोग देखो यह सीरीज किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब धीरे धीरे बढ़े तो आप लोग कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना, इस तरह से समझना कि 10 से 15, 15 से 30, 30 से 45, तो अगला क्या होगा। तो देखो इसमें आप सभी को ना इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाना होगा, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा सोचना होगा। कैसे सोचना होगा, तो देखो अगर मैं बात करूं कि 10 से मैं 30 पे जाता हूं, समझना 10 पे मैं 30 पे जाता हूं तो गुना का 3 करता हूं, 10 तिया का 30। फिर अगर मैं 15 से 45 पे जाता हूं, इस तरह से समझना। देखो पहले समझना, कंफ्यूज नहीं होना। पहले से हम तीसरे पे चले तो 10 से 30 पे चले तो गुना का 3 किए। फिर 15 से हमें कहाँ चले, तो 15 से हम 45 पे चलें तो गुना का 3 किए, 15 या 45। जब हम अगले को प्राप्त करेंगे तो हम कहाँ से चलेंगे, देखो 10 से चले, फिर 15 से चले, फिर हम कहाँ से चलेंगे, तो हम 30 से चलेंगे। यानी पहले हम 10 में गुना का 3 किए 30 आया, 15 में गुना का 3 किए 45 आया। तो इस बार हम 30 में गुना का 3 करेंगे तो 30 तिया का कितना आएगा, 90 आएगा। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, 90 होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 2 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा है। देखो ये भी 16, ये भी 16, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो कह रहा है क्रम को पूर्ण करें, यानी क्या बताना है, श्रृंखला को पूर्ण करना है। लेकिन यह जो है यह भी सीरीज वाले प्रश्न है, लेकिन इसमें आप सभी को अलग तरीका से सोचना होगा, थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाना होगा। कैसे, तो देखो इसमें भी जब भी श्रृंखला वाले प्रश्न आ जाए तो देखना यह सीरीज क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें लॉजिक कैसे लगाना है, हमें वही तो प्राप्त करना है, वही तो हमें पता करना है। तो देखो अगर मैं बात करूं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, तो कहीं कुछ दिख रहा है, बोलोगे सर दिख रहा है। प्रश्न देखते ही दिख गया कि किसी ना किसी का वर्ग है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे कि यह देखो 1 का स्क्वायर है, यह देखो 2 का स्क्वायर है, यह देखो 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, और यह देखो 6 का स्क्वायर है, यह देखो 7 का स्क्वायर है। तो ये क्या होगा भाई, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होना चाहिए ना, और 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 64 होता है। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है। यहाँ पे कह रहा है ना कि एक कूट भाषा में ए को बी लिखा, बी ए को लिखते हैं बी, बी लिखा जाता है सी, सी लिखा जाता है डी इत्यादि। इसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखोगे। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रहा है ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा रहा है। देखो क्या कर रहा है, ए को लिखते हैं बी, यानी ए को क्या लिख रहा है, तो ए को बी लिख रहा है। देखो बी लिखा जाता है सी, यानी बी को लिखा जाता है क्या, सी, और सी लिखा जाता है डी, यानी यहाँ पे सी को लिखा जाता है डी। तो कैसे लिख रहा है समझना। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 और बी का 2, बी का 2 और सी का 3, सी का 3 और डी का 4। तो देखो इस तरह से समझना कि ए को क्या लिखा जा रहा है, बी लिखा जा रहा है, यानी एक स्टेप क्या हो गया, बढ़ गया। 1 से 2 गया तो +1, यानी एक स्थान बढ़ गया। यानी ए को आप लोग ए नहीं लिखना है, बी लिखना है, यानी 1 बढ़ा के लिखना है। देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 और सी का 3, यानी बी से सी लिखा, यानी 2 से 3 गया, यानी +1 कर गया और ये लिखा।
फिर देखो सी को क्या लिखा, तो सी को डी लिखा, यानी सी का 3 और डी का 4, यानी 3 से 4 गया प्लस का 1 कर गया। तो वही तो हमें इसमें करना है कि सभी में हमें +1 प्लस का 1 करना है, यानी एक एक स्थान बढ़ जाना है। जैसे देखो 1 से 2 गया, 2 से 3 गया और 3 से 4 गया, यानी एक एक बढ़ गया ना। तो देखो यहाँ पे वही करना है। यहाँ पे क्या है SMART। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं पहले आप सभी को समझाऊंगा बेसिक से, उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे देखो S का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 19 होता है। M का अल्फ़ाबेट पोजीशन 13 होता है। A का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है। R का 18 होता है और T का कितना होता है, 20 होता है। अब देखो अगर हम S का अल्फ़ाबेट पोजीशन 19 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 जो होगा T का होगा। फिर देखो 13 में 1 जोड़ेंगे 14 होगा, और 14 जो होगा वह N का होगा। फिर देखो एक में अगर हम 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और 2 जो होता है B का। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, और 19 जो होता है S का, और T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 21 जो होता है U का। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि सर हम डायरेक्ट यहाँ पे एक एक काहे नहीं कर सकते, जैसे A को B लिखा, B को C लिखा, C को D लिखा, तो इतना कम, तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमें समझाना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि S के बाद क्या होता है तो T, M के बाद क्या होता है N, A के बाद B, R के बाद क्या होता है S, T के बाद क्या होता है U। लेकिन हम इस तरह से लिखें कि जब हम आप लोग को यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं ना, तो आप लोग को क्या होगा, आद होते चलेगा, यानी जो आप लोग भूल भी जाओगे ना, तो आप लोग को यहाँ पे हमारी बातों को सुनने से याद हो जाएगा। जैसे S का 19, M का 13, A का 1, R का 18, T का 20, इतना लिखा तो आप लोग को बहुत ही रिवीजन हो गया ना। लेकिन आप यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि S का T लिख दो, M का N लिखो, A का B लिखो, R का S लिखो, T का U लिखो, और राइट आंसर आप लोग लगा दो कौन सा, तो TNBSU ऑप्शन नंबर 3। लेकिन नहीं, हम डिटेल से बताएं ताकि आप सभी क्या हो जाए, याद हो जाए, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस लगाने से यही फ़ायदा होता है, समझ रहे हो ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई, तो 18 नंबर का प्रश्न देखो, कथन और निष्कर्ष वाले। इसमें क्या करा है, कर रहा है कि कुछ खिलौने प्लास्टिक है, कुछ खिलौने यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक है। मैं इस तरह से लिखता हूँ, कुछ खिलौना, यह खिलौना जो है ना, इसका कुछ भाग जो है वह क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक को मैं पा से संबोधित करता हूँ, ठीक है। कह रहा है कुछ प्लास्टिक काली है, या जो कुछ प्लास्टिक है ना वह कैसी है, तो कुछ प्लास्टिक काली है, इस तरह से, समझ रहे हो। अब देखो क्या कर रहा है, निष्कर्ष 1 देखो, कह रहा है सभी खिलौने काले हैं। खिलौने कहाँ है भाई, यहाँ, और काले यहाँ है। अब देखो सभी खिलौने जो है वह काली के अंदर है, काली के अंदर है नहीं ना, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 गलत होगा। अब निष्कर्ष 2 देखो, कह रहा है सभी खिलौने प्लास्टिक है, खिलौना यहाँ है, प्लास्टिक यहाँ, यानी सभी यह खिलौना प्लास्टिक के अंदर है। बोलोगे नहीं सर, यानी क्या है, निष्कर्ष 2 गलत, यानी क्या होगा, तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलो अगला प्रश्न देखो भाई क्या कर रहा है, तो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न देखो। 19 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, तो यहाँ पे आप सभी से पूछ रहा है ना, कह रहा है कि 49 लड़के की कक्षा में रामू 18वां स्थान है, तो अंतिम से उसका कौन सा स्थान हो जाएगा। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आ गया भाई, इसमें कैसे करना है, तो जब भी आप सभी को यहाँ पे पूछा जाए ना कि 18वां स्थान है, कहाँ से, तो 49 लड़कों की कक्षा में रामू का 18वां स्थान है, यानी आगे से, तो करा है अंतिम से उसका कौन सा स्थान हो जाए। तो ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप लोग बहुत ही सिंपल ट्रिक अप्लाई करना, यहाँ पे लिखना टोटल स्टूडेंट, क्या होगा भाई, टोटल स्टूडेंट यानी कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, तो ऊपर से, यानी क्या होगा, ऊपर प्लस का क्या करा है, अंतिम, यानी इस तरह से ऊपर प्लस का नीचे, या फिर आगे लिखो अंतिम, या शुरू से लिखो, शुरू प्लस का क्या होगा, तो शुरू प्लस का अंतिम होगा, शुरू प्लस का अंतिम और माइनस का 1 करो, यानी इस तरह से समझो। देखो यहाँ पे अंतिम दिया हो, शुरू दिया हो, या फिर दाएं भी दिया होगा, बाएं भी दिया होगा, इस तरह से, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यही आप लोग का ट्रिक लगेगा कि टोटल बराबर शुरू प्लस अंतिम, या टोटल बराबर दाएं प्लस का बाएं माइनस का 1, यही आप लोग यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। जैसे समझना, कह रहा है 49 लड़के
की कक्षा में यानी टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना है भाई, तो 49 यानी 49 है। अब कर रहा है कि शुरुआत से, यानी देखो रामू का स्थान 18वां, यानी शुरुआत से कैमा स्थान है भाई, तो 18वां है। और हमें पूछा है क्या कि अंति से उसका स्थान क्या होगा, तो अंति से हमें उसका स्थान प्राप्त करना है, अंति से उसका स्थान प्राप्त करना है, यानी माइनस का 1 होगा, इतना लिखोगे। अब देखो ये जो माइनस का 1 है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 49 में एक क्या करोगे, जोड़ोगे तो क्या होगा 50 यानी 50, और फिर 50 ये हो जाएगा। अब देखो ये जो 18 है इधर प्लस का है, इधर भी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। और बराबर हमें कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो हमें अंतिम से प्राप्त हो जाएगा कि अंतिम से जो है रामू का स्थान कैमा है। तो देखो जब हम 50 में 18 को क्या घर कर देंगे भाई, तो 50 में 18 को घटा देंगे, कितना बचेगा, तो 32, यानी क्या होगा 32वां स्थान कहाँ से होगा, तो 32वां स्थान उसका रामू का अंतिम से होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है, 20 नंबर का प्रश्न। इसमें आप लोग सोचना क्या करा है भाई, तो करा है निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, यानी काउंट ऑफ स्क्वायर, यानी आप सभी को गिनना है कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, बस आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, राइट आंसर आप लोग बिल्कुल प्राप्त कर लोगे। समझ रहे हो ना। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।